Hi, dear students. In the previous session of bypassing integration, in the last week's video, we had discussed some of the amazing, brilliant method of finding calm by the help of imagination, and I am sure that like all of you would have loved that video. So, continuing along the same idea, इस वीडियो में भी we will talk about one very beautiful theorem, जिसको यूज करके we can find the calm of common bodies, like half ring, half disk, without using integration. Also, we will talk about some like nice techniques which can be used to find moment of inertia of regular bodies, right? So again, I'm sure that you are going to love this session. So let's start. ठीक है. So सबसे पहले we are going to talk about that theorem which is called as Pappus theorem. It's a very very nice theorem given by a Greek mathematician whose name was Pappus. तो first let us understand this theorem कि ये theorem क्या रही है. So there are two statements that are claimed by this. तो पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि the surface area of the surface of revolution, एक सेकंड, just give me a sec. Yeah. So surface area of the surface of revolution generated by rotating a plane of curve C, generated by rotating a plane curve C about an axis lying in the plane of the C and not intersecting it is equals to the product of length of curve C and the distance moved by center of mass of C. अब इसका क्या मतलब है? तुम ऐसे इमेजिन करो, मान लो ये कोई भी कर्व C है, ठीक है. इसका कुछ भी शेप हो सकता है, नीड नॉट बी एनी पर्टिकुलर शेप. जैसे कि कुछ भी C एक कर्व है, ठीक है, इसकी लेंथ भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है. तो अब अगर अपन इसको किसी भी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें या रोटेट करें सच दैट वो एक्सिस इस कर्व की ही प्लेन में लाई करनी चाहिए. तो जैसे अगर तुम एज्यूम कर लो कि ये कर्व स्क्रीन प्लेन में लाई कर रहा है, तो वो एक्सिस जो है इसकी प्लेन में ही लाई करनी चाहिए, एंड एक्सिस इससे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए. तो वो एक्सिस कैसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है. तो एज लॉन्ग एज लेट अस से कि हमने ये एक्सिस चूज कर ली, राइट. जैसे इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अब तुम सोचो कि इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस कर्व सी को रिवॉल्व करूंगा, ठीक है, तो बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ बॉडी यू गोइंग टू गेट. तो अगर इफ यू आर एबल टू थिंक, तो लाइक दिस सॉर्ट ऑफ बॉडी, एक ऐसा कर्व सी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा सर्कल टाइप का बनेगा, इफ यू कैन इमेजिन, ठीक है. तो ये एक बॉडी बनेगी, राइट. तो मतलब ये तो मतलब लाइक इफ यू कैन थिंक कि ये वाला पार्ट, लाइक ये पूरा, ठीक है, यहाँ पे एक 3D में इमेजिन करना, तो लाइक ये पूरा एक सरफेस एरिया, ऐसा एक सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है, इस टाइप का. और ये उस तरफ भी होगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, इसको एक्सिस को ए बोल देते हैं, तो ए के अबाउट ये पूरा जो है मतलब 3D में एक फिगर सा मिलेगा हमें, राइट. इफ यू कैन फील कि जैसे कि ऐसा ही शेप नीचे भी मिलेगा, ठीक है, फिर ऐसा ही शेप स्क्रीन के बाहर भी मिलेगा, ठीक है, ऐसा ही शेप स्क्रीन के अंदर भी मिलेगा. मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस कर्व सी को रिवॉल्व कर दो, ठीक है, रिवॉल्व कर दो, है ना. तो इफ यू कैन फील, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, मान लो कि ये कर्व सी ऐसा स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है, और ये एक्सिस होती, राइट. देन यू वुड हैव गॉटन अ सिलेंडर. तो हमें कैसा कर्व मिलता पता है? तो हमें एक ऐसा कर्व मिलता है, ये एक सिलेंडर टाइप का कर्व मिल जाता है ये, ठीक है, मतलब ये, ठीक है. तो एक सिलेंड्रिकल सा सर्फेस जिसका ये फ्लैट सरफेस होता और ये वाला कर्व सरफेस होता. कैन यू फील दिस? ये पूरा एक सिलेंडर, ये जो है, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है, जिसकी ये लेंथ है, ठीक है, और ये रेडियस है. गॉट इट. तो इस एक्सिस के अबाउट अपन इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग गोइंग टू गेट दिस दिस सरफेस एरिया, ठीक है. तो एक सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन आ गई है, राइट, दिस सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन आ गई है. अब ये कहा जा रहा है पेपर्स थ्योरम में कि जो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का सरफेस एरिया होगा, दैट विल बी इज इक्वल्स टू द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास. तो फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि सेंटर ऑफ मास ये है, इस कर्व सी का सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है, ये पॉइंट कर्व सी का. तो डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस मूव करेगा? लेट्स से ये डिस्टेंस एल है, तो सेंटर ऑफ मास कैन यू इमेजिन कि 2 पाई एल डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि एल रेडियस के सर्कल में इस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व करेगा सेंटर ऑफ मास, है ना. तो 2 पाई एल ये रेडियस, ये डिस्टेंस मूव करेगा इनटू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस. तो अगर इसको अपन डी कहें, ठीक है, ये लेंथ को अपन डी कहें, तो इनटू डी, ये है पेपर्स थ्योरम का पहला स्टेटमेंट. फिर से आई विल से
फिर से आई विल रिटरेट कि भाई क्या कह रहा है पेपर्स थ्योरम, कि एक कोई भी कर्व इमेजिन करो, ठीक है, उस कर्व को एक ऐसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करो जो एक्सिस उसी प्लेन में लाई कर रही हो और कर्व को इंटरसेक्ट ना कर रही हो, ठीक है। तो एक अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन करेंगे तो एक फिगर बनेगी 3D की, एक सरफेस बनेगी, है ना, 3 डायमेंशन में एक सरफेस तैयार हो जाएगी, राइट। उस सरफेस का जो सरफेस एरिया है, दैट कैन बी अचीव्ड by multiplying the distance moved by the center of mass of the curve C and the length of the curve C. This is what Pappers theorem का पहला स्टेटमेंट says. Actually उन्होंने center of mass की जगह centroid वर्ड यूज किया था, but centroid and center of mass is same thing for a uniform body, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जनरेटेड बाई, जस्ट गिव मी अ सेक, यस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, ये दूसरा थ्योरम है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट है उनका। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जनरेटेड बाय रोटेटिंग द प्लेन फिगर P अबाउट एन एक्सिस lying in the plane of P but not intersecting P is equal to product of area of P and distance by center of mass of P। फिर से, अब की बार जैसे पिछली बार हमने कर्व लिया था, अब की बार एक क्लोज्ड एरिया लेना है, जैसे क्लोज्ड लूप बोलते हैं ना फिजिक्स में, तो क्लोज्ड लूप ले लो, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे समझाने के लिए बोलता हूँ कि रेक्टेंगल ले लिया हमने, ठीक है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को अब एक ऐसी एक्सिस लो जो कि इसी रेक्टेंगल के प्लेन में लाई कर रही हो और इस रेक्टेंगल को इंटरसेक्ट ना कर रही हो, ठीक है। वो एक्सिस कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ठीक है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, या यू कैन टेक एनी एक्सिस एज लॉन्ग एज इट इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग इट, ठीक है। तो लेट्स से हमने ऐसी एक्सिस ले ली, ठीक है। अब इस एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगल को रिवॉल्व कर दो, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगल को रिवॉल्व कर दो, ठीक है। तो कैन यू फील कि एक बेसिकली एक जो है कैसा फिगर मिल जाएगा, लाइक यू नो एक इस टाइप का फिगर जो है, जस्ट लेट मी शो यू, ठीक है। बेसिकली एक यू नो एक ऐसा, मतलब एक ट्यूब टाइप का फिगर, राइट, एक ऐसी चीज बीच में, होल्ड ऑन, मतलब जिसे व्हाट वी कैन से, कि एक लाइक इस टाइप की चीज, कि जिसका 3D में एक ऐसा सॉलिड फिगर मिल जाएगा हमें, राइट, ठीक है, है ना। तो यू कैन सी कि इसका क्रॉस सेक्शन यही रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल को हमने इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दिया है, कैन यू फील इट। तो इस रेक्टेंगल को रिवॉल्व कर दिया, तो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल, मतलब एक थिक सिलेंड्रिकल शेल जिसको बोल सकते हैं, यू कैन इमेजिन, एक थिक सिलेंड्रिकल शेल है ये, ठीक है, जिसका इनर रेडियस ये R1 है, ये यहाँ पे केविटी रही होगी, ठीक है, और ये चीज R2 हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये डिस्टेंस R2 रहा होगा और ये डिस्टेंस R1 हो जाएगा। कैन यू फील दिस गाइज, ठीक है, इसको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना है, ठीक है। तो अब ये बोला जा रहा है, इस थ्योरम में ये बोला जा रहा है कि जो ये वॉल्यूम बनेगा ना, यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बनी, लाइक यू कैन सी कि दिस वॉल्यूम, ठीक है, ये पूरी जो वॉल्यूम तैयार हो रही है यहाँ पे ऐसी पूरी, ठीक है। सो दिस वॉल्यूम विल बी इज इक्वल्स टू the distance moved by center of mass of this rectangle या दिस प्लेन फिगर, रेक्टेंगल तो मैंने एग्जांपल लिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दिस फिगर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो फॉर एग्जांपल अगर इस रेक्टेंगल का एरिया ए है, ठीक है, एंड लेट अस से इसकी सेंटर ऑफ मास लेट अस से यहाँ पे है, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं कुछ y बोल दूं, तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ये जब इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हुआ होगा, सेंटर ऑफ मास 2 पाई इंटू वाई डिस्टेंस मूव किया होगा, राइट। इसको अगर हम एरिया से ए से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया ए ऑफ द रेक्टेंगल, तो वी आर गोइंग टू गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस cylindrical body। This is what Pappus theorem claims, ठीक है। अब सी, वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस, बट दिस इज करेक्ट एब्सोल्युटली। एक्चुअली इसका मैथमेटिकल प्रूफ इजीली प्रूव कर सकते हैं, मतलब ऐसा बहुत डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है। एरिया के मतलब जो जब मैथ्स में तुम्हें एरिया अंडर कर्व पढ़ाया जाता है,
उसी लॉजिक से इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट इट विल बी अ वेरी नाइस एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन की तरीके से तुम देखो तो मतलब यू कैन ट्राई दिस प्रूविंग ऑन योर ओन, बहुत आराम से प्रूव हो जाएगा। आई एम नॉट प्रूविंग इट फॉर द सेक ऑफ द लेंथ ऑफ द वीडियो, ठीक है, अपने अलग भी चीज कवर करनी है, बट ये एकदम परफेक्ट थ्योरम है, ठीक है, इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। ऑफ कोर्स इट हैज बीन गिवन बाय अ मैथमेटिशियन, सो व्हाई विल इट नॉट वर्क, एंड ऑफ कोर्स इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तुम चाहो तो विकीपीडिया पे देख भी सकते हो, उसका प्रूफ है, ठीक है, पेपर्स थ्योरम। So now we are going to use this theorem in proving, yeah, in like finding the center of mass of some common bodies जिसका आंसर तुम्हें पहले से ही पता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग निकालता हूँ, ठीक है, इसी थ्योरम को यूज करके, जिसका आंसर तुम्हें पता है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग, लाइक ये एक सेमी रिंग अगर अपन एज्यूम कर लें, ठीक है, तो अगर ये एक सेमी रिंग है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है 2r/पाई पे, लाइक अगर ये रेडियस r है तो फिर ये रेडियस होती है 2r/पाई, कैपिटल आर बोल देते हैं, 2r/पाई ये होती है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू प्रूव दी लाइक आई एम गोइंग टू यूज दी स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन क्या कह रही है कि एक कर्व के वापस, इफ यू वांट टू गो बैक एंड हैव अ लुक, एक किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर एक कर्व को हम रिवॉल्व करें, ठीक है, तो जो बॉडी तैयार होगी उसका जो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, दैट सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ द कर्व एंड द लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है, ये बोल रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये मैं क्या करूंगा, इस सेमी सर्कल को, ये जो हमने बनाया था अभी, ठीक है, वो इसी की डायमीटर के अबाउट रिवॉल्व कर दूंगा, ठीक है। डायमीटर, अब तुमको ऐसा मत सोचना कि डायमीटर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बिकॉज डायमीटर जस्ट टच कर रहा है, यू कैन थिंक कि डायमीटर को मैंने dx डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस dx मान लेना, ठीक है, मतलब ये वाली, तो लाइक डायमीटर टच, लाइक जस्ट टच कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब हो जाता कि कुछ ऐसा, ये इंटरसेक्ट हो जाता, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, डायमीटर जस्ट टच करके निकल गया, मतलब ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अब इस एक्सिस के अबाउट, जो ब्लैक कलर की एक्सिस बनाई है, इसके अबाउट मैंने इस सेमी सर्कल को रिवॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो पहले तो सोचो कैसा फिगर बनेगा, कैन यू फील कि यहाँ पे एक हॉलो शेल तैयार हो जाएगी, ये एक ऐसी हॉलो शेल होगी, 3D में सोचो, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको पूरा ऐसे स्क्रीन के अंदर पूरा ऐसे देखो ऐसे रिवॉल्व कर दूं ये, ठीक है, तो कैन यू फील कि जो है ये एक हॉलो शेल तैयार हो जाएगी, कैन यू फील दिस गाइज, ठीक है, पहले तो ये इमेजिन करो। तो अब अपन मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास हमें नहीं पता है, ठीक है, लेट्स इमेजिन कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से वाई डिस्टेंस पे था, ठीक है, लेट्स से वाई डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो अब जो है पेपर्स थ्योरम क्या क्लेम करता है कि लेंथ ऑफ दिस कर्व कितनी है, वो पाई आर है, ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितना है, पाई आर, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, 2 पाई वाई, सेंटर ऑफ मास देखो ये डिस्टेंस ऐसे मूव किया होगा ना, 2 पाई वाई, तो 2 पाई वाई डिस्टेंस मूव किया होगा, राइट। दिस विल बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस, जो ये एरिया तैयार हुआ है हमारा शेल का, ठीक है। तो यहाँ पे आर रेडियस की एक शेल मिल गई तुम्हें, कैन यू फील दिस, आर रेडियस की एक शेल मिली है, तो उसका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। नाउ कैन कैन यू सी वाई की वैल्यू क्या आ रही है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 हो गया, ठीक है, आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ रही है 2r/पाई, विच इज व्हाट वी नो, ठीक है। तो यू कैन सी कि बहुत ही बढ़िया थ्योरम है, फटाफट हमारा आंसर आ गया, इंटीग्रेशन जरूरत नहीं पड़ी, y की वैल्यू आ गई 2r/पाई, विच इज व्हाट वी हैव, वी ऑलरेडी नो, ठीक है। नाउ अगेन लेट अस यूज दिस थ्योरम इन फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी डिस्क, ठीक है। सेमी डिस्क, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए सेमी डिस्क बनाता हूँ सबसे पहले तो लेट अस सी, तो ये एक सेमी डिस्क हो गई, ठीक है, दिस इज सेमी डिस्क, ठीक है, ये एक सेमी डिस्क हो गई। अब हमें पता है वैसे तो उसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से 4r/3 पाई पे होता है, बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट, हम तो मान लेंगे इसका सेंटर ऑफ मास वाई डिस्टेंस पे, लेट्स से यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस वाई है, ठीक है, और मैं वापस से इसी एक्सिस के अबाउट इस सेमी डिस्क को रिवॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इस बार मैं स्टेटमेंट 2 यूज करूंगा। स्टेटमेंट 2 कहती है कि इस ब्लैक एक्सिस के अबाउट जब मैं सेमी डिस्क को रिवॉल्व करूंगा, ठीक है, तो दी बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी वॉल्यूम जो मिलेगा हमें उसका, 3D बॉडी का जो वॉल्यूम मिलेगा, वो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस डिस्क मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय सेंटर ऑफ मास,
ठीक है। अगेन आई एम श्योर कि इट इज नॉट हार्ड टू विजुलाइज की जो बॉडी मिलने वाली है इस बार वो एक सॉलिड स्फीयर मिलने वाली है। ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, वो एक सॉलिड स्फीयर मिलने वाली है और रेडियस इसका आर होगा, जहां पे आर इसका भी रेडियस है, राइट। तो इस सॉलिड स्फीयर का अगर मैं तुमसे वॉल्यूम पूछूं तो कितना होगा? सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब, राइट। और दैट शुड बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस हाफ डिस्क। तो इसका हाफ डिस्क का एरिया क्या होगा? πr² बाई 2, है ना, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस मूव बाई सेंटर ऑफ मास। तो अगेन सेंटर ऑफ मास फिर से सेम डिस्टेंस मूव किया होगा 2 π × y। So according to the Pappus theorem, this should be is equals to 4/3 πr क्यूब। ठीक है। Now let us see if this matches। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है। ठीक है, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया है। तो y की वैल्यू कितनी आई? 4r/3 पाई, विच इज वॉट वी नो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिकॉज center of mass of a semi disk is 4r/3 pi, right? So I hope you would have enjoyed this. Let's see one more example। ठीक है, one more example देखते हैं। तो अगेन कॉम ऑफ एनुलर डिस्क, एनुलर रिंग। ठीक है, अब ये रिजल्ट तो तुम्हें पता भी नहीं होता है। ठीक है, एनुलर रिंग मतलब जैसे कि ये एक थिक रिंग जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की एक रिंग होगी। ठीक है, ये रिजल्ट तो हमें पता भी नहीं होता है। तो अब ये रिजल्ट तो अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, बट अगेन Pappus theorem कैन हेल्प अस, रेस्क्यू अस। ठीक है, तो लेट अस से ये रेडियस लेट से r1 है। ठीक है, और ये रेडियस r2 है। ठीक है, और ये थिक रिंग है, मतलब एनुलर रिंग मतलब समझ, क्योंकि यहाँ पे एरिया है, दिस इज द एरिया, मतलब यहाँ पे मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, इतने रीजन में मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, और हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालने में हम इंटरेस्टेड है। तो अगर मैं यहाँ से एक y मतलब मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा y डिस्टेंस पे। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव अज्यूम्ड कि ये y डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास इसका आ रहा होगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज द कॉम। ठीक है, दिस आई एम कॉलिंग टू क्लेमिंग टू बी कॉम। ठीक है, अब फिर से मैं स्टेटमेंट नंबर 2 ही यूज करूंगा इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इसी एक्सिस के अबाउट मैं जो है इस बॉडी को अगर रिवॉल्व कर दूं तो कैन यू इमेजिन कि यहाँ पे एक थिक शेल मिलेगी हमें। ठीक है, थिक शेल। ठीक है, ऐसे एक थिक शेल मिलने वाली है। ठीक है, जिसकी थिक स्फेरिकल शेल। ठीक है, जिसकी इनर रेडियस r1 होगी। ठीक है, इसकी इनर रेडियस क्या होगी? r1 होगी। ठीक है, एंड आउटर रेडियस r2 होगी। ठीक है, और यहाँ पे मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कैन यू फील दिस गाइस? ठीक है, यहाँ पे मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो इस मास का वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, इस मास का वॉल्यूम होगा 4/3 πr2 क्यूब - r1 क्यूब, राइट। 4/3 πr2 क्यूब - r1 क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू पेपर्स थ्योरम द एरिया ऑफ दिस क्या होगा? एरिया ऑफ दिस बॉडी क्या होगा? πr2² बाई 2, है ना, πr2² बाई 2। ठीक है, माइनस πr1² बाई 2, बड़ा वाला सेमी सर्कल माइनस छोटा वाला सेमी सर्कल। तो बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? πr2² बाई 2। ठीक है, माइनस छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? πr1² बाई 2। ठीक है, दिस एरिया व्हेन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस मूव बाई सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास वापस से कितना डिस्टेंस मूव किया है? सेम 2 π का डिस्टेंस मूव किया है। ठीक है, 2 π का डिस्टेंस मूव किया है। सो दीज टू थिंग्स विल अगेन बी इक्वल। तो इफ यू इक्वेट दीज टू थिंग्स तो यू कैन सी व्हाट वी आर गेटिंग। एलएचएस में एलएचएस में यू कैन टेक पाई कॉमन। तो अगर मैं पाई कॉमन ले लूं, ठीक है, और 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा? r2² माइनस r1²। ठीक है, इनटू पाई बाई दिस विल बी इज इक्वल्स टू 4/3 πr2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। यहाँ से तो एक पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है? r2 - r1 का भी तुम चाहो तो फैक्टर कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक इफ यू वांट r2 - r1 का फैक्टर भी कैंसिल, a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी वाला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म लग जाएगा। तो 4/3। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इंटू r2 - r1 आया होगा और इधर भी r2 - r1 आया होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड बाई R2 प्लस R1। ठीक है, एंड पाई तो यहाँ पे भी आएगा, राइट, पाई। तो बेसिकली 4/3
पाई इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 प्लस r1 स्क्वायर डिवाइड बाई r1 प्लस r2, ये आ जाएगी y की वैल्यू विच इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एनुलर रिंग, राइट। इनफैक्ट तुम इसको अगर आंसर चेक करना चाहते हो तो R1 को जैसे तुम जीरो करो यहाँ पे, ठीक है, तो दिस शुड बिकम 4r/3 पाई। तो जैसे हम R1 को जीरो करेंगे यू कैन सी R2 और R2 कैंसिल, मतलब ये R1, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक R2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4r/3 पाई विच इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, है ना। R1 को जीरो करते ही ये डिस्क सेमी डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी डिस्क यही होती है 4r/3 पाई। और इसी में लिमिट्स लगा दो, R1 को R2 की तरफ अप्रोच करा दोगे तो बेसिकली तुम्हारा ये आंसर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2r/3 पाई में, क्या कहते हैं, 2r/पाई में, ठीक है। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस, ठीक है, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस डेफिनेटली, ठीक है। तो ऑफ कोर्स पेपर्स थ्योरम की लिमिटेशन है इन द सेंस कि वी कैन यूज इट ओनली फॉर 2D एंड 1D बॉडीज, क्योंकि 3D बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तो ऑलरेडी मतलब वो उसमें अपन यूज नहीं कर पाएंगे, बट सिमेट्रिकल केसेस में 2D और 1D बॉडीज में आंसर निकल सकता है। इसी थ्योरम का यूज करना, ट्राई टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कॉम कॉम का, सॉरी, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का जो है या इनफैक्ट किसी भी ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करना, जो कि सेंट्रॉइड पे ही होता है हमें पता है, ठीक है। तो वो निकालने की कोशिश करना यूजिंग दिस थ्योरम, तो आई एम श्योर दैट यू वुड बी एबल टू डू दिस, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गाइस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखते हैं अब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, या अपन उसको भी मतलब कुछ ब्यूटीफुल थ्योरम्स जिसको यूज करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी दैट। So, uh, so this is the question. Find the moment of inertia of a uniform hollow shell of mass m and radius r about any diametrical axis. अब इसका आंसर पता तो सबको होता है कि 2/3 mr² आता है, राइट। बट वो आंसर हमने इंटीग्रेशन से निकाला होता है ना, रिंग्स में ब्रेक कर करके हम उसे इंटीग्रेशन से निकालते हैं, और भी तरीके हैं, बट जनरल जो सबसे कन्वेंशनल मोस्ट यूज्ड मेथड है वो रिंग्स में ब्रेक कर करके उसे अपन इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज वेरी अमेजिंग टेक्निक विच इज ऑल्सो गिवन इन एच सी वर्मा बाय द वे। तो ये जो टेक्निक अपन यूज करेंगे एच सी वर्मा में भी दी हुई है, ठीक है। फिर इस टेक्निक को यूज करके एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे फॉर द प्रैक्टिस सेक, ठीक है। अब बिफोर आई गो इनटू द टेक्निक, लेट मी आस्क यू वन वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन कि जैसे यहाँ पे पहले अज्यूम करो कि ये एक्स वाई एक्सिस एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहा है। नाउ इफ आई आस्क यू इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से क्या है, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से है x1, यू कैन से कि जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है y एक्सिस से x1, ठीक है। मतलब जो उसका x1, जो उसका x कोऑर्डिनेट है उसी की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। सिमिलरली इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द y कोऑर्डिनेट, so it does not depend upon the x coordinate. So even if you change the x coordinate, जैसे फॉर एग्जांपल x1 को मैं 2x1 कर दूं तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, so its distance is not going to change from the x axis, ठीक है। So remember, distance from a respective axis does not depend upon that particular coordinate, right। अब इसी चीज को अपन 3D में अगर थोड़ा एक्सटेंड कर दें, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और फिगर बनाता हूँ, ठीक है। ये y एक्सिस हो गई, ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, एंड ये z एक्सिस हो गई, ठीक है। अब अगेन थिंक केयरफुली, तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लूं, ये दिस पॉइंट इज नॉट इन एक्स वाई प्लेन रिमेंबर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लेट से x1, y1, z1 है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे इसका डिस्टेंस लेट से x एक्सिस से पूछूं, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस x एक्सिस से होगा अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ठीक है। बी केयरफुल, इसका जैसे अगर मैं x1 कोऑर्डिनेट चेंज भी करूंगा, जैसे x1 को फिर से 2x1 कर दूंगा, तो बस ये पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा होगा, so it will this distance, so it's moving parallel to x axis, so of course it cannot, it's not changing, like distance from the x axis is not changing because x axis से इस पॉइंट का डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। अगर तुम 3D में इमेजिन करोगे तो कितना ऊपर गए हैं और कितना बाहर आए स्क्रीन से,
ठीक है, इफ यू थिंक केयरफुली कितना ऊपर गए, ठीक है, और कितना बाहर आए, तो बेसिकली ये कि ये राइट एंगल ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ बन रहा होगा, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ बन रहा होगा, तो दैट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम दी जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। जैसे अगर तुम्हें यहाँ पे इमेजिन नहीं हो पा रहा है, तो बेसिकली तुम एक ऐसा पॉइंट जो है मतलब ये पॉइंट ले लो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 0, y1, z1, ठीक है, ऐसा पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसकी एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, तो ये हो गया z1, ठीक है, और ये हो गया y1, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस, बी केयरफुल, ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। एंड सिंस दिस एंगल इज 90 डिग्री, so you can see that this distance is under root of y1 square plus z1 square, ठीक है। So remember, distance from x axis does not depend upon x coordinate, it's simply under root of y1 square plus z1 square. Same goes for z axis, it does not depend upon z coordinate, and same goes for y axis, distance does not depend upon y coordinate, right? अब अपन शेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चलते हैं, राइट। सो बेसिकली लेट्स इमेजिन दिस इज द शेल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। सो लेट्स इमेजिन दिस इज द शेल, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है, इसका रेडियस r है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किसी भी डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट निकालना है। अब सारे डायमीटर तो एक ही जैसे होते हैं, किसी भी डायमीटर के अबाउट निकाल लो, आंसर तो सेम ही आएगा, राइट। तो हमने क्या किया, एक ऐसी एक्सिस चूज कर ली, ठीक है, ये एकदम नीचे तक जा रही होगी, ठीक है। फिर हमने एक ऐसी एक्सिस चूज कर ली, ठीक है, फिर हमने एक ऐसी एक्सिस चूज कर ली, ठीक है। तो बेसिकली 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमने चूज कर ली, राइट। इस पॉइंट को हमने सेंटर को ओरिजिन बोल दिया, इसको हमने एक्स एक्सिस कह दिया, लेट्स कॉल दिस एज वाई एक्सिस, लेट्स कॉल दिस एज जेड एक्सिस, ठीक है। अब रिमेंबर ये जो शेल है, ये स्क्रीन प्लेन में लाई नहीं कर रही है, ऑफ कोर्स इट्स अ शेल, तो हाउ कैन इट लाई इन अ वन 2D प्लेन, इट्स अ शेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस शेल के किसी भी पॉइंट पे, मतलब एक जनरल पॉइंट लेता हूँ। अब डोंट गेट मी रॉन्ग कि ये कि एक्स वाई प्लेन में लाई नहीं करेगा ये पॉइंट, मतलब इन जनरल ये एक्स वाई प्लेन से बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बिकॉज ये शेल है। तो अब मैंने इसका, इस पॉइंट का मास लेटस से एम आई है, ठीक है, एंड इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई है, ठीक है, मेक सेंस। नाउ आई आस्क यू, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट with respect to, let us say, x axis? What will you answer? Ix will be simply mi into yi square plus zi square, because moment of inertia depends upon distance from x axis, because moment of inertia about x axis depends upon distance from x axis. This is the moment of inertia of this point with respect to x axis. तो अगर मैं तुमसे पूरी शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मांगूंगा, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर जस्ट गोइंग टू एड अप ऑल दी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, हेंस यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट और सम अप, बेसिकली वो एक ही बात है, इंटीग्रेशन या समेशन, ठीक है। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू सम अप दी ऑल दी मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज अबाउट एक्स एक्सिस एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। सेम लॉजिक विल होल्ड फॉर वाई एक्सिस, ठीक है। इसी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं तुमसे वाई एक्सिस के अबाउट मांगता, तो तुम बोलते एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एम आई, और अगर पूरी बॉडी का मांगता तो इसको अपन एड अप कर देते। सेम वुड हैव गॉन फॉर जेड एक्सिस, समेशन एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ठीक है। नाउ इट्स ऑब्वियस टू से कि आई एक्स आई वाई आई जेड सब सेम हो, बिकॉज दे आर 3 सिमेट्रिकल एक्सिस। इनफैक्ट किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द शेल विल कम आउट टू बी सेम। तो अगर मैं उसको आई बोलूं तो दिस बिकम्स 3i। अब यहाँ क्या हो गया है, समेशन एम आई, 2 मैंने बाहर ले लिया, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, क्योंकि 2 बार एक्स आई स्क्वायर आ रहा है, 2 बार वाई आई स्क्वायर आ रहा है, और 2 बार जेड आई स्क्वायर आ रहा है। Now xi square plus yi square plus zi square becomes the distance of this point from the origin. ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो चुका है, और ये माय डियर फ्रेंड इज r। ये डिस्टेंस क्या है, r है। ये जो है i से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये किसी भी i के लिए r ही होगा, ठीक है, बिकॉज किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस शेल पे ओरिजिन उसके सेंटर से r होगा। अब ये r स्क्वायर इसके बाहर आ जाएगा, और समेशन एम आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, टोटल मास,
and hence you can see I becomes 2mr square by 3, which is very very beautiful indeed. So this method is given in HC Verma, but of course it will be useful for very very highly symmetrical cases. ठीक है, तो I'm going to discuss one more case where this method can be utilized, and like it is a very nice question. तो इसको अपन देखते हैं, right? So let's see that. Okay. So the question says कि एक यूनिफॉर्म रिंग है मास m की एंड रेडियस r की, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। तो जैसे कि ये एक रिंग हो गई, ठीक है, तो ये एक्सिस है, ठीक है, थिंक केयरफुली। तो ये रिंग के प्लेन से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, और ये मास ऑफ द रिंग इज m एंड रेडियस इज r, ठीक है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं कुछ बच्चों को देता हूं, तो पहली गलती वो करते हैं, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि एक ऐसी एक्सिस और इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, और एक ये डायमीटर हो गया, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक डायमीटर, ठीक है। तो इन तीनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। द मोमेंट यू डू दैट यू आर गोइंग टू गेट रॉन्ग आंसर। भाई थिंक वाई, ऐसा लगेगा कि भाई तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और रिंग एक प्लेनर बॉडी है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि भाई एक प्लेनर बॉडी होनी चाहिए, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए, और परपेंडिकुलर थ्योरम लगा दो तुम। लेकिन उसमें एक कंडीशन और होती है, जिन दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम कर रहे होंगे हम, वो दोनों बॉडी के प्लेन में लाई करनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से ये वाली मोमेंट एक्सिस और ये वाली एक्सिस, इन दोनों का मोमेंट ऑफ, ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में लाई नहीं कर रही है, रिंग के प्लेन में नहीं, रिंग के प्लेन में ये वाली एक्सिस है। हेंस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर हियर। इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से नहीं कर सकते। इसको करने का तरीका वही है जो भी हमने पढ़ा। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट वो हमने पढ़ा नहीं है, वो जेई के सिलेबस में भी नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑल्दो आई हैव प्लान टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, तो उस पे वीडियो बनाने का मेरा प्लान है आगे चल के, बट एज ऑफ नाउ वो पढ़ लेंगे तो फिर अपन किसी भी थीटा के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 45 डिग्री के लिए नहीं, मतलब 45 डिग्री के लिए ही नहीं, थीटा के लिए भी आंसर आ जाएगा। बट एज ऑफ नाउ मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे 45 डिग्री का केस हमें कोड सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जो हमने टेक्निक सीखी इस टेक्निक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ वेरी नाइस टेक्निक, सो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है। अब मैं वापस से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एक्सिस, अच्छा एक्सिस हम यही वही तीनों लेंगे जो इस क्वेश्चन में हमने लिए, ठीक है, मतलब जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मतलब जो मैंने दिखाई थी वही तीनों एक्सिस लेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एक एक्सिस ये होगी, ठीक है, दूसरी एक्सिस अगेन इसी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसी होगी, ठीक है, और तीसरी एक्सिस ये वाला और ये वाला पॉइंट डायमीटर को ज्वाइन करने वाला डायमीटर होगी। पहले तो कन्विंस योरसेल्फ ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। लेट्स से इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं, और इसको जेड बोल देते हैं, और ये ओरिजिन सेंटर हो गया। अब पहले कन्विंस योरसेल्फ कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। भाई एक्स वाई में एंगल 90 है, क्योंकि ये 45 डिग्री लिया है और ये भी 45 डिग्री लिया है, ठीक है। इमेजिन ये 45 डिग्री 40, इन दोनों में एंगल 90 है, ठीक है। और जेड एक्सिस स्क्रीन प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर मैंने ये डिस्क को लाइक स्क्रीन के परपेंडिकुलर बनाया है, एक्स वाई स्क्रीन प्लेन लाई कर रही है एंड जेड एक्सिस स्क्रीन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जेड भी वाई से भी 90 पे भी है और एक्स से भी 90 पे भी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो डायमीटर है, इसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होप यू नो इज एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता है वो एम आर स्क्वायर बाई टू आता है। ये एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, मतलब आई थिंक सभी को क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। नहीं तो तुम परपेंडिकुलर थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग विल कम आउट टू बी एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये डायमीटर जो है जो रिंग के प्लेन में लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो आई जेड की वैल्यू हो गई एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब आई एक्स और आई वाई को सोचो, ठीक है। आई एक्स और आई वाई क्या तुम्हें दिख रहा है, सेम होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग का, ठीक है, वैसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाई एक्सिस के अबाउट भी है,
ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग का, वैसा ही मास डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस के अबाउट भी है। ठीक है, तो थिंक केयरफुली, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट आई एक्स विल बी इज इक्वल टू आई वाई, जो कि हम निकालने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगेन नाउ आई एम गोइंग टू यूज द सेम टेक्निक। रिंग के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इसका मास एम आई बोल दिया। इन जनरल इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स आई बोल दिया, वाई कोऑर्डिनेट वाई आई बोल दिया, जेड कोऑर्डिनेट जेड आई बोल दिया, राइट। तो जब मैं तुमसे आई एक्स पूछूंगा, ठीक है, इस पॉइंट का, तो तुम क्या कहोगे? समेशन एम आई, सॉरी, एम आई इंटू वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। और जब मैं तुमसे पूरी रिंग का पूछूंगा तो यू विल जस्ट ऐड अप। सिमिलरली आई वाई की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? समेशन एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलरली आई जेड की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? समेशन एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। आई एक्स और आई वाई तो सेम थे, उसको टू आई बोल दिया। ठीक है, इसको हमने लेट से आई बोल दिया है। एंड आई जेड की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू है। इधर क्या हो गया? इधर अगेन सेम चीज बन गई, समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर इंटू टू। तो एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर किसी भी रिंग के किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया, जो कि कांस्टेंट है आर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो अगेन यहाँ पे भी वही चीज टू एम आर स्क्वायर बन जाएगी जैसे शेल में बनी थी। तो आई का वैल्यू कितना आ गया? 3/4 एम आर स्क्वायर, विच इज वॉट द आंसर इज। So it's a very, very nice and elegant technique to get this solve this question. Okay, although we can solve this by concept of principal axis as well, but again, this is a very useful and very nice technique. I hope you would have enjoyed this. अब next concept की बात करते हैं. So अब next देखते हैं कि we have to find the moment of inertia of a hollow cone of mass m and radius r without about its axis without integration. ठीक है, जिसका आंसर आता है हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगेन आई एम श्योर दैट मैनी ऑफ यू नो दिस कि इसको कैसे करना है। ठीक है, लाइक इसका शॉर्टकट भी आई थिंक सबको ही पता होता है। ठीक है, आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग कि इसको जैसे इंटीग्रेट करके तो हो ही जाता है। ठीक है, बट आई एम श्योर इसका शॉर्टकट भी सबको पता होता है कि अगर हम इसको कंप्रेस कर दें, लाइक ऊपर से जैसे इसको प्रेस कर दें, ठीक है, ऊपर से इस कोन को प्रेस कर दें, जैसे इस ऐसे समझो कि इस कोन को हमने, ये हॉलो कोन है, इस कोन को हमने रोड पे रख दिया और ऊपर से बुलडोजर चला दिया। ठीक है, तो क्या होगा? फट जाएगा ये कोन। फटने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे एकदम ये प्रेस हो जाएगा, ठीक है, तो एक डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, एक डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट क्या है? वो हाफ एम आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है सेम एक्सिस के अबाउट, ये रेडियस आर है ना, और ये भी आर रेडियस की डिस्क बनेगी। ये डिस्क कैसे बनी है? ऊपर से इस कोन को हमने रोड पे रख के, ठीक है, मतलब कैसे रखा है, ये फ्लैट सरफेस रोड को टच कर रही थी, मतलब इस फ्लैट सरफेस को रोड पे रखा है। ठीक है, और इसके ऊपर से गाड़ी को गुजार दिया, या मतलब इसके ऊपर खड़े हो गए, तो एक डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हाफ एम आर स्क्वायर होता है, राइट। नाउ द आइडिया इज लाइक, इसमें मैं एक आइडिया डिस्कस करना चाहता हूँ, ये सबको समझ में तो आ जाता है कैसा है, लेकिन ऐसा क्यों है? ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आज का जो टीजर क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम तभी उसको आंसर कर पाओगे अगर तुमने ये समझा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सी, ये जो जो एक नॉर्मल सी डिस्क होती है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर कहते हैं, उस डिस्क की खूबी क्या है? उस डिस्क की खूबी है कि उसका मास डेंसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिस्क है एम मास की और आर रेडियस वाली, इसकी जो मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये जो हॉलो कोन है, ये कंप्रेस होने से ये जो डिस्क तैयार होती है इसकी भी मास डेंसिटी कांस्टेंट होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम डिस्क का रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। तो तुमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तभी, जैसे अगर सॉलिड कोन होता ना, तो सॉलिड कोन को भी हम अगर ऊपर से गुजार दें, उसके ऊपर से ट्रेन या ट्रक को गुजार दें, तो वो भी एक कंप्रेस हो जाएगा, वो भी डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उस केस में जो डिस्क तैयार होगी उसकी लीनियर, उसकी जो सरफेस मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, जैसे इस केस में मैं, अगर मैं तुम्हें प्रूव करूं कि क्यों इस सरफेस के, इस कोन की, हॉलो कोन के केस में जो डिस्क तैयार हो रही है
उसकी मास डेंसिटी कांस्टेंट कैसे आती है, अगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मतलब लर्निंग एक्सरसाइज रहेगी, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे तुम ऐसे समझो कि एक मैं बड़ा सा कोन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कोन है ऐसा। ठीक है, अब ठीक है, जब ये डिस्क जिस डिस्क में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो डिस्क ये है। ठीक है, ये डिस्क में कन्वर्ट होगा ये। ठीक है, अब ये जो ब्लू वाला बॉडी है, ब्लू वाला कोन है, इसकी तो सरफेस मास डेंसिटी कांस्टेंट थी ही, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब तुम सोचो जैसे कि क्या होगा जब ये डिस्क में जाएगा, तो क्या हो रहा होगा। जैसे ये एक रिंग इमेजिन करो, ये वाली जो रिंग है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की मैंने रिंग यहाँ पे बनाई है। ठीक है, ये वाली मतलब ये एक स्लैंट रिंग सी होगी। ठीक है, दिस इज अ स्लैंट रिंग, है ना, डीएल लेंथ की। तो ये वाला पॉइंट जैसे यहाँ पे जाके गिरेगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे जाके गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रिंग बन जाएगी ऐसी। ठीक है, कैन यू सी दिस। तो ऐसा सा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डीएल लेंथ है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये जो लेंथ डीएल है, ठीक है, ये यहाँ पे डीएक्स पार्ट पे जाके गिर गई। ठीक है, मतलब कि ये डीएल इस डीएक्स पे जाके गिर गया, मतलब वो जो रिंग ऊपर, रिंग की जो ऊपर थिकनेस डीएल थी ना, ये जो थिकनेस डीएल थी, वो यहाँ पे डीएक्स हो गई है। ठीक है, वो यहाँ पे अब क्या हो गई, डीएक्स हो गई। राइट, ये फील आ रही तुम्हें। ठीक है, अब यही काम इस रिंग के लिए भी हुआ है। ये जो डीएल लेंथ की रिंग थी, वो देखो कहाँ पे जाके गिरी, ऐसे और ऐसे, मतलब उसकी थिकनेस डीएक्स हो गई है। ये डीएक्स हो गई है। वही काम जैसे ये वाली रिंग के लिए देखो, ये जो डीएल वाली थी, वो यहाँ पे पहुंची ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और एक जैसे ये अराउंड ये ऐसा था ना ये। ठीक है, एक मतलब ऐसी एक रिंग थी ना, तो ये यहाँ पे एक डीएक्स की रिंग, डीएक्स थिकनेस वाली रिंग बन गई। तो बेसिकली ये जो मतलब क्या हो रहा है, डीएल डीएल थिकनेस वाली जो रिंग है, वो एक डीएक्स थिकनेस वाली रिंग में कन्वर्ट हो जा रही है, और हर एक रिंग के साथ ऐसा ही हो रहा है। हर एक रिंग के साथ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, कैन यू फील दिस, कि हर एक रिंग के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हें समझ में आए कि हर एक रिंग के साथ यही हो रहा है, तो डीएल बाई डी एक्स तो कांस्टेंट है। डीएल बाई डी एक्स तो कांस्टेंट है, लाइक डीएल क्या है, ये है, और डीएक्स क्या है, ये है। तो बेसिकली डीएल बाई डी एक्स तो एल बाई एक्स, एल बाई आर ही हो जाएगा ना, लाइक ये चीज एल हो जाएगी। ठीक है, और ये चीज आर हो जाएगी। ठीक है, तो डीएल बाई डी एक्स मतलब, यार थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया। ठीक है, तो दिस इज आर, तो डीएल बाई डी एक्स है ना, वो क्या हो गया, ये वाला एंगल, मतलब एल बाई आर को तुम ऐसे बोल सकते हो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं। तो डीएल बाई डी एक्स भी वही है, एल बाई आर इज नथिंग बट डीएल बाई डी एक्स। राइट, ठीक है, तो इसीलिए जो हर एक रिंग मतलब हर एक रिंग एक पर्टिक सेम कांस्टेंट फैक्टर से कंप्रेस हो रही है। ये जो थिकनेस डीएल थी, ये डीएक्स में कन्वर्ट हुई, ये जो थिकनेस डीएल थी, ये डीएक्स में कन्वर्ट हुई, ये जो थिकनेस डीएल थी, ये डीएक्स में कन्वर्ट हुई। तो सिंस हर एक रिंग सेम कांस्टेंट फैक्टर से कंप्रेस हो रही है, तो वी कैन से दैट जैसे इसका भी रेडियस आर ही था, इसका भी रेडियस आर ही है, लेकिन वो जो डीएल पे मास फैला था, अभी डीएक्स पे फैला हुआ है। इसका भी रेडियस आर था, इसका भी रेडियस आर है, बट यहाँ पे जो मास डीएल पे फैला था, अभी वो डीएक्स पे फैला हुआ है। ठीक है, सो सेम चीज हो रही है, मतलब हर एक रिंग के साथ सेम चीज हो रही है। तो हर एक रिंग सेम कांस्टेंट फैक्टर से कंप्रेस हुई, एंड हेंस वी कैन से दैट कि नीचे भी जो मास तैयार होगा, वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म डेंसिटी का मास तैयार होगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई, तो इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि जो डिस्क तैयार होती है नीचे, वो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म डेंसिटी की डिस्क तैयार होती है। हेंस यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क। ठीक है, सॉलिड कोन में ऐसा नहीं होगा। सॉलिड कोन में क्योंकि जो है, ऑफ कोर्स तुम सोचो एक्सिस के पास हाइट, सॉलिड कोन पूरा वॉल्यूम से भरा होता है, तो एक्सिस के पास जो है हाइट ज्यादा है, तो ज्यादा मास गिरेगा। लेकिन यहाँ पे जो है एक्सिस के पास, यहाँ पे जो ज्यादा मास है, ठीक है, मतलब ये हाइट ज्यादा है, तो हाइट ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे ज्यादा मास गिरेगा। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से इज दैट कि यू विल नॉट गेट अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, डिस्क का यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, mass distribution is very very important. So I hope you would have understood this, why we can use the formula of hollow disk in the case of hollow cone. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड
आज का क्वेश्चन टीजर क्वेश्चन रहेगा गाइस, ठीक है? तो यू वुड लव दैट इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट, ठीक है? यू वुड सिंपली लव दैट इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट, ठीक है? So now let's see the teaser question. But before that, I want to discuss some very important information with you, and then we will see the teaser question of the day. So, guys, I want to tell you about Vedantu's Eclav program. Let me tell you, it is one of the finest programs in the country running for J Advanced right now. I can assure you that you will not find a better program for J Advanced. You can Google about it. You can ask your seniors who were the part of earlier Eklavya batches, and they will be, they'll have some great things to tell you about Eklavya. The best part is that it is totally free of cost for eligible candidates. That means if you'll have to write an entrance test for getting admitted enrolled in that, or you'll have to have a certain JEE mains percentile in order to be a part of it. If you are eligible, then you will be taught totally free of cost. That means all those candidates who are part of Eklavya are taught totally free of cost. There is no way that you can be a part of Eklavya by paying money or something. Either you are eligible or you will not be a part of Eklavya. So I'm sure like it would be great idea to Google about it. Next, this is the KVPY schedule. Like we post the videos, we post the sessions according to the schedule, so you can save it. This is the JE topper spot notice board link. It would be great for all of you to save this link because our team at Vedantu keeps on posting some, the relevant courses for JE Advanced and JE Mains. And all the useful the batches we are launching, or any new stuff that we are going to provide. So you can keep on checking this link periodically. Okay, this is the Telegram channel for J2002 candidates. So you can join this channel if you are a J2002 candidate, and all your queries will be answered on this. Similarly, this is for J2023 candidates. If you are a 23 candidate, then you can join this. If you are a 24 candidate, then you can join this. This is a V Impact YouTube channel from our team, and again, uh, we keep on posting the useful information, the like any new batches we are launching or any crash course sort of thing which we are launching for 2024, like for J candidates. So you can keep on checking this channel, periodically. Now comes the time for the teaser question. So basically, the question says that uh, like there's a rod whose mass density is a linear function of x. So that means from this end, the mass density is lambda equals to lambda naught x. This sort of mass density. The total length is L, and the so lambda naught is not given. Remember, this I have just told you. So this lambda naught is not given. I'm just saying that lambda is proportional to x, like that. Okay, and the total mass is m. Total mass is m. So you have to find the moment of inertia about this axis. Of course, this question can be done very easily with the integration. You can integrate to find the total mass, you can integrate to find the moment of inertia, and you will be able to solve this question. But again, the idea is not to do this question with using integration. You can absolutely do this question orally. Like you don't need even pen and anything. You can just tell the answer right now after logically thinking. So that is the idea I will be looking for. If you can send your solution, like that means the ideology what you have thought and how you arrived at your answer, then I will be more than happy to get back to you. So if you are able to think through the process of finding the answer, even if your answer is wrong, I'll be interested in the process. If you are able to think through the process, then anyway you're going to get the right answer. So you can send across that idea on this email, you know mm, uh, by this is the email ID on which you can send your solution. And don't forget to put the subject headline as teaser solution, and subject name is physics, of course. And we will get back to you if your solution is without integration. So that was all from my side, guys. I hope you'd have enjoyed today's session. See you in the next session. Thank you. Bye bye.